नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें ऑपरेशन सिंदूर और जो उसके बाद जो युद्ध विराम और जो सरकार की जो नीतियां, सरकार ने किस तरीके से मीडिया में बातचीत की, उसको लेकर करनी है और उसको समझने की कोशिश करेंगे बहुत बारीकियत से। मैं आज बात करना चाह रही हूँ विदेश मंत्री की। आज मोदी जी को थोड़ी देर के लिए अलग रख देते हैं। आज हम विदेश मंत्री की बात करते हैं। विदेश मंत्री का काम क्या है? विदेश मंत्री का काम है डिप्लोमेसी को संभालना, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना, कोई एक ऐसी प्लानिंग करना जहां पर अपने देश की छवि बिल्कुल ना खराब हो। लेकिन विदेश मंत्री के ऊपर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, उसके बाद जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ और जिस तरीके से उन्होंने मीडिया में बातचीत की। अब अभी परसों की बात है, उन्होंने सारे टीवी चैनल्स को नहीं बुलाया था, उन्होंने पीटीआई को बुलाया, उन्होंने एएनआई को बुलाया, उन्होंने एआईएनएस को बुलाया और उनको साउंड बाइट में एक छोटी सी बाइट दी और ये कहते हुए कि ये जो सीज फायर था ये उनकी तरफ से किया गया। और उसको कहने के बाद उन्होंने ये भी कह दिया, अब वो अपने बड़बोलेपन में वो बोल गए या फिर उन्होंने जानबूझकर कहा। उन्होंने ये कहा कि हमने तो पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे। अब अगर आज आप याद करें तो जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके पहले जो पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने पहले ही कहा था कि भाई हमारे पास इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं कि भारत हमारे ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक करने वाला है। उस समय उनका बयान था, हमने कार्यक्रम भी इस पर किया था। अब लेकिन जब एस जयशंकर इस बात को कहते हैं कि भाई हमने तो फोन करके बता दिया था, तो आज सवाल ये उठता है कि इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने तो ये कहा था कि उनको इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। आज हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने तो फोन पर उनको बता दिया था कि हम आपके आतंकी ठिकानों का पर हमला कर रहे हैं। अब इसको लेकर लोग सोशल मीडिया पर चर्चा लोगों की शुरू हो गई है कि भाई क्या आपने अपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन क्या आपने लीक की? क्या ये एक नॉर्म है डिप्लोमेसी में कि क्या आप इंडिया और पाकिस्तान आपस में इस तरीके की फोन पर बातचीत करते रहे हैं? एक ये भी मसला है। और दूसरा मसला कि इस पर राजनीति शुरू हो गई है। केरला कांग्रेस ने भी इसको लेकर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि भाई इसके पहले ये ट्वीट डिलीट हो जाए, ये देख लीजिए कि एस जयशंकर ने क्या कहा। और उन्होंने यही कहा कि हमने पाकिस्तान को फोन किया और पाकिस्तान को हमने बताया कि आतंकी हमलों पर हम आतंकी ठिकानों पर हम हमला करेंगे। तो सवाल ये उठता है कि क्या आज एस जयशंकर की जवाबदेही मोदी जी से ज्यादा नहीं हो जाती? अब मोदी जी क्या है? मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री अपने मिनिस्टर्स की गाइडेंस से चलते हैं। अब मोदी जी के लिए ह्यूमेनली तो पॉसिबल नहीं है कि एक एक डिप्लोमेसी का एक एक स्ट्रैंड वो पकड़ कर चलेंगे और कहेंगे नहीं भाई मैं ही डिसाइड करूंगा। ये तो मैं कोई भी नहीं मानेगा इस बात को। तो आज क्या जिम्मेदारी और जो गलतियों का ठीकरा है वो क्या विदेश मंत्री के सिर पर नहीं फोड़ना चाहिए? और सब इस बात को कह रहे हैं कि मोदी जी का तो इस्तीफा बाद में होगा या नहीं होगा, लेकिन एस जयशंकर को जरूर उनके पद से हटाना चाहिए। अब जिस तरीके से शशि थरूर का बोलबाला बहुत ज्यादा बढ़ गया बीजेपी की नजरों में, क्या पता एस जयशंकर को रिप्लेस कर दे शशि थरूर, लेकिन वो बात की बात है। लेकिन आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि विदेश मंत्री का क्या रोल रहा है इस ऑपरेशन सिंदूर और जो बात की डिप्लोमेसी है उसमें। हमारे साथ इस समय डॉक्टर आफ्ताब कमल पाशा, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट और डिप्लोमेट जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पाशा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। विदेश मंत्री की भूमिका पे क्या कहा जाए? और सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि उनके बारे में लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लीक किया पाकिस्तान को। क्या ये बात सही है सर? जी, सभी सूत्रों के हवाले से जो भी उन्होंने कहा सेम कोट किया जा रहा है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को इन्फॉर्म करे कि ये आतंकी ठिकानों पे हम हमला करेंगे। तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो कहा वो बहुत सीरियस मैटर है। और वो ये है कि हम चेतावनी दिए पाकिस्तान को कि आपकी मिलिट्री इसमें मदाखलत ना करे, इंटरवीन ना करे, क्योंकि हम मिलिट्री ठिकानों को टारगेट नहीं बनाएंगे। लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, क्योंकि जो पहला स्टेटमेंट है ये आतंकी अड्डों को हम निशाना बनाएंगे बोल के पहले भी प्रधानमंत्री ने भी कहा है और डिफेंस रक्षा मंत्री ने भी कहा है कि हम अपने टाइम पे अपने स्ट्रैटेजी से इन ठिकानों को निस्तो नाबूद करेंगे जहां से आतंकी ग्रुप
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से कश्मीर में आतंक फैला रहे हैं बोल के। लेकिन इसके परिणाम क्या हुए, कब एग्जैक्टली ये पाकिस्तान को सूचना मिली और पाकिस्तान क्या किया, वो बहुत महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ, मिलिट्री चीफ और डिफेंस मिनिस्टर इमीडिएटली उनको ये अलर्ट मिला और उन्होंने क्या किया, दो चीजें की है, कम से कम दो चीजें मेरे ख्याल से। पहला है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स को अलर्ट कर दिए और पाकिस्तानी एयरफोर्स हाई अलर्ट पर थी और जब हमारे एयरफोर्स के प्लेन जाके अटैक करना चाहे ठिकानों पे, वो तकरीबन 120, हमारे 180 थे, उनके 120 प्लेन्स थे। तो इसमें डॉग फाइट हुई कुछ एरियाज पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान ने अपने एयर डिफेंस को कंप्लीट अलर्ट पे रख लिया और चाइना को भी अलर्ट किया। और चाइना जो है 5-6 सैटेलाइट्स इस एरिया में 24 घंटे 24/7 घुमा रहा है और लाइव इंटेलिजेंस को उससे पता चला कि इतने सारे भारतीय प्लेन इन अड्डों से उड़े हैं और पाकिस्तान की हमारे वेस्टर्न बॉर्डर्स तक पहुंच रहे हैं पाकिस्तान को अटैक करने में। तो फौरन जो है पाकिस्तान को इंफॉर्मेशन मिला और उनके हवाई जहाज एयर स्पेस में आ गए। तो इक्का दुक्के झड़पें हुए और उसके बाद मेरे ख्याल से हमारी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई वर्चुअली। तो ये जो है और तीसरी बात, अंतरराष्ट्रीय मंच पे पाकिस्तान ने सभी देशों को, उनके जो खास दोस्त हैं अमेरिका से लेके ब्रिटेन और दूसरे देश सऊदी अरेबिया वगैरह, सब तुर्की, अजरबैजान, मिस्र, उनको अलर्ट कर दिया कि पाकिस्तान पे हमला होने वाला है रात को बोल के। तो ये इतना बड़ा सीक्रेट जो हमें रखना चाहिए था, क्या विदेश मंत्री इस बयान को देके पाकिस्तान को अलर्ट नहीं करें और पाकिस्तान इसका फायदा नहीं उठाया? मेरे ख्याल से अगर थरो इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो ये पाकिस्तान को अलर्ट करने की बात हुई। उन्होंने तैयारी पूरी 24 घंटे पहले ही कर ली वो, और उनकी एयरफोर्स तैयार थी हमारे एयरफोर्स को झड़पने के लिए। तो ये काफी गंभीर मामला है और ऑपरेशन सिंदूर हालांकि सक्सेसफुल कुछ हद तक, बड़ी हद तक हुआ, क्योंकि हमारे मिसाइल्स, एयरफोर्स तो मेरे ख्याल से हमें एक्टिव नहीं हुई, लेकिन जो मिसाइल्स हम दागे, चाहे वो ब्रह्मोस हो या आकाश हो या दूसरे मिसाइल्स, वो पिन पॉइंटेड ठिकानों पे लादे गए और काफी एक्यूरेसी से वहां हिट करे। तो वो अलग बात है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान रिस्पॉन्ड किया, तो उनके मिलिट्री, पहले तो 9 अड्डे हम नष्ट कर दिए आतंकी के। तो पाकिस्तान इनके रेस्पॉन्स पे उसने भी ड्रोन्स भेजे, 200-400 ड्रोन्स, जो कि हमारे अड्डों पे भी और बॉर्डर पोस्ट पे वगैरह सब अटैक करे। तो तब जो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ पाकिस्तानी मिलिट्री हुआ और हम मुंहतोड़ जवाब दिए। तो ये एस्केलेशन हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने कहा कि ये आप हमारी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी पे आप चैलेंज कर रहे हैं और हम नहीं मानते कि ये अड्डे सिविलियन हैं, आप हमारे मुल्क के ऊपर हमला कर रहे हैं और हमको पूरा हक है कि हम डिफेंड कर रहे हैं और आपको भी मुंह तोड़ जवाब दे बोल के। तो एस्केलेशन शुरू से ही हो गया वो। तो हम जो रिस्ट्रिक्टेड बता रहे थे, पाकिस्तान उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि ये 9 अड्डे जो हैं पाकिस्तान के अंदर हैं और हम अपने टाइम से हम अपनी मनमानी से हम अटैक कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, आप नहीं कर सकते, ये हमारा टेरिटरी है और हमारे ठिकाने हैं, आप इसको कैसे अटैक कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सिविलियन और मिलिट्री का जो डिफरेंस है उन्होंने माना नहीं और हमारे डिफेंस इंस्टॉलेशन पे अटैक किया। तो ये सिंपल सी बात है। जब प्रोफेसर पाशा हम जब बात करते हैं, जो आपने एक्सप्लेन किया कि भाई ठीक है विदेश मंत्री की गलती थी, लेकिन ये क्या एक कलेक्टिव डिसीजन नहीं होगा?
अब कलेक्टिव डिसीजन जब बोला जाए तो उसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आ जाते हैं, उसमें डिफेंस मिनिस्टर भी आ जाते हैं। फिर अगर इन लोगों से पूछा जाएगा तो वो तो कहेंगे कि भाई हमने प्रधानमंत्री को तो सब कुछ बता ही दिया था। और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की 2 बार बैठक भी हुई थी, और आई एम श्योर इन लोगों की तो हॉटलाइन पे भी बात होती रहती है प्रधानमंत्री से। तो इसमें जो ठीकरा है, ये जो गलतियों का, ये क्या केवल विदेश मंत्री पर थोपना ठीक होगा? क्योंकि कई लोग तो कहते हैं कि अरे सबको रिजाइन कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री से लेके रक्षा मंत्री से लेके एनएसए से लेके विदेश मंत्री, सबका इस्तीफा होना चाहिए। देखिए, ये चूंकि सिर्फ विदेश मंत्री ने स्टेटमेंट में कहा है, तो मेरे ख्याल से वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है। क्या इनको ऑथराइज किया गया था प्राइम मिनिस्टर से या डिफेंस मिनिस्टर से या कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अफेयर्स या नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो भी हैं उनके लिंक, क्या इनको ये बोलने का ऑथराइजेशन मिला था, या इन्होंने जो ब्रीफ दिए थे उससे बढ़ चढ़ के बता दिया? अगर वो सिर्फ कहते हैं कि हमारी पॉलिसी है, जब भी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है हम आइडेंटिफाई करेंगे ठिकाना को, हम निशाना बनाएंगे हमारे टाइम पे और हमारे चॉइस पे, अगर वो बोल के चुप हो जाते तो ये जनरल स्टेटमेंट हम पहले भी दे चुके हैं, ये बार भी नॉर्मल होता था। लेकिन उन्होंने आगे बढ़ के ये कहा कि आपके मिलिट्री ठिकानों पे हम हमला नहीं करेंगे। हाँ, तो पाकिस्तान को पहली बार ये अलर्ट मिला कि ये बात जरूर भारत अटैक करने वाला है, और ये अगर डिस्टिंग्विश करते हैं टेररिस्ट अड्डे और मिलिट्री टारगेट्स, तो 100% अटैक आने वाला है बोल के वो अलर्ट हो गए, और वहीं से ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर कमजोर होता गया है। अगर ये नहीं कहते, पाकिस्तान को अलर्ट नहीं करते, तो वो नॉर्मल स्टेटमेंट लेते कि ये ऐसी स्टेटमेंट भारत से कई बार आए हैं, उन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं की और लेकिन मामला क्या रफा लगता दफा हो है, जाएगा। आपका तो बहुत लंबा अनुभव रहा है प्रोफेसर पाशा, क्या आपने आज तक किसी भी विदेश मंत्री को, और इतिहास में किसी भी विदेश मंत्री ने इतनी बड़ी बात कह दी और उसके बाद वो कुर्सी पे बना रहेगा? कि भाई हमने मिलिट्री एक्शन, रिटेलिटरी स्ट्राइक की बात हो रही है और वो ऑन रिकॉर्ड टीवी चैनल्स को बुलाकर ये कह रहे हैं कि भाई हमने तो पाकिस्तान को कह दिया। तो क्या ये नॉर्मल, क्योंकि ऐसा होता है, कई लोग ये बार कहते हैं कि भाई पाकिस्तान से तो बातचीत में हम कहते ही रहते हैं, लेकिन मिलिट्री ऑपरेशन के बीच में जब ऑपरेशन सिंदूर, और कई बार कहा ही गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, सीज फायर हो गई है, लेकिन तो इस बीच में अगर विदेश मंत्री इस तरीके का बयान देते हैं तो क्या ये एक बहुत बड़ी मूर्खता या गलती या डिप्लोमेटिक गलती इसको माना जाएगा, जिसके लिए विदेश मंत्री को माफ नहीं किया जा सकता किसी भी सूरत में? जी, ये मुझे लगता है कि ये काफी अनयूजुअल है। ये ओके। विदेश मंत्री जो कहा उन्होंने, मेरे ख्याल से ये, मेरे सिर्फ एक शब्द इंग्लिश में आ रहा है कि ये स्ट्रेटेजिक एरोगेंस की तरह है, हम्म। कि हमारा बलबूता मजबूत है, हम ताकतवर हैं और आपको हम जो है एक सबक सिखाएंगे। तो ये जो अहंकार बोलते हैं हिंदी में, ये स्ट्रेटेजिक अहंकार एक तरफ से जो है उनमें आ गया था कि हम पड़ोसी देश पाकिस्तान जो लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म करा रहा है, हम उनको अच्छी तरह इस बार सबक सिखाएंगे बोल के। मैं मिस्र और इजराइल की कॉन्फ्लिक्ट और कई अन्य कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में स्टडी किया हूँ गहराई से, लेकिन मुझे कोई ऐसा विदेश मंत्री स्टेटमेंट देता हुआ नजर नहीं आता। मेरे ख्याल से ये पहली बार है, चौंकाने वाला, कि ये विदेश मंत्री ये इतना ओपनली जो है स्टेट सीक्रेट अपने दुश्मन को पब्लिक फोरम से जो है दे रहे हैं। और ये मैं ही यही कहूंगा कि ये इनकॉम्पिटेंस है, ये एक तरीके से नहीं, इनकॉम्पिटेंस। मैं अभी कोशिश करूंगी हमारा वो ट्वीट रेडी हो जाए तो मैं उस ट्वीट को दिखाना चाहती हूँ जो एएनआई ने ट्वीट इसको किया था। बाद में पीआईबी फैक्ट चेक ने उसको कहा कि अरे तो गलत है। तो इसका मतलब कि जो बाइट उन्होंने बुलाकर पीटीआई, एएनआई और आईएनएस को दी, डीडी न्यूज ने भी उसको चला दिया था। मुझे ये पता चला कि शायद वो बाइट डीडी न्यूज पर, पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर चली, उसके बाद फिर ये हो गया कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं कहा।
मैं भी ट्वीट जैसे ही रेडी होता है तो मैं दिखाती हूँ, जिस पर केरला कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है। तो क्या ये एक राष्ट्रद्रोह का फिट केस है प्रोफेसर पाशा? देखिए, ये काफी गंभीर स्टेटमेंट है और ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंदर कोई भी इसको चैलेंज कर सकते हैं कि ये कैसे हुआ ये लीक और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए हमारी नेशनल सिक्योरिटी पे, और दुश्मन को कैसा अलर्ट मिला इससे, और हमारी स्ट्रैटेजी पे क्या इम्प्लीकेशंस हुए, और दूसरे देश इसको किस नजरिए से देखे, और अमेरिका जो है इसमें इन्वॉल्व होके सीज फायर वहां से क्यों घोषणा हुई। अगर यहाँ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर के स्टेटमेंट से अगर जाएं तो लॉजिकल कंक्लूजन जो है डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर स्टेटमेंट होता है, क्योंकि पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को अलर्ट कर दिया अपने दोस्तों को कि इंडिया का हमला होने वाला है और वगैरह वगैरह बोल के। तो नेचुरली मेजर P5 पावर्स अलर्ट हो गए और पाकिस्तान के दोस्त भी अलर्ट हो गए और वहां से ड्रोन्स आर्म्स अम्यूनिशन आने लगा। हाँ, वो ट्वीट हमारा तैयार हो गया है, हम जिस ट्वीट की चर्चा कर रहे हैं। अब आप इसको ट्वीट को जरा ध्यान से देखिएगा। इस ट्वीट में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, और केरला कांग्रेस ने इस ट्वीट को लिखा था कि बिफोर ANI डिलीट्स द ट्वीट, सेव द स्क्रीनशॉट एंड प्लीज रीड द टेक्स्ट केयरफुली। डॉक्टर एस जयशंकर को उसमें टैग किया गया है कि डॉक्टर एस जयशंकर लीक्ड द इंफॉर्मेशन टू पाकिस्तान अबाउट द स्ट्राइक. He is not worthy of staying as external affairs minister anymore. नरेंद्र मोदी को टैग करके पूछा गया है, ask him to resign and sack him today itself. We can't trust our national security at the hands of such people. अब ANI का ट्वीट क्या था उसको भी आप थोड़ा गौर से देखिए। ANI का ट्वीट, अगर मैं उसको थोड़ा सा जूम शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन ANI ने अपने उस ट्वीट में साफ साफ लिखा है, वॉच on cessation of firing and military action between India and Pakistan. ये सब्जेक्ट था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कहा है, इट इज क्लियर हु वांटेड द सेसेशन। यानी कि साफ साफ ये दिखाया जा रहा है कि सेसेशन हमारे तरफ से नहीं, उनके तरफ से वो सीज फायर चाहते थे, उस चीज को लिखा गया है। अब उसको ध्यान से देखिएगा, वी अचीव, और जो पोर्शन अंडरलाइंड है उसको भी ध्यान से देखिएगा कि वी अचीव द गोल्स which we set out to do by destroying the terrorist infrastructure. Since key goals were achieved, I think we reasonably took the position, because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure and not military. And the military has an option to stand out and not interfere. They chose not to take that good advice. Once they got badly hit on the morning of 10th May, the satellite pictures show how much damage we did and what little damage they did. It is clear who wanted cessation of the firing. अब ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं, इसमें PTI का माइक है, इसमें ANI का माइक है, इसमें IANS का माइक है, और DD न्यूज का माइक भी दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो साउंड बाइट थी ये PTI पे चली, सब चैनल्स ने इसको उठाया, ANI पे चली, न्यूज एजेंसी है उसने उठाया, दूरदर्शन जो कि पब्लिक ब्रॉडकास्टर है उसने चलाया, और मजे की बात ये कि बाद में PIB फैक्ट चेक करके कहता है कि ये गलत है जिस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो PIB फैक्ट चेक जो कि गवर्नमेंट का आर्म है, वो ANI को गलत बता रहा है, वो PTI को गलत बता रहा है, और माइक एस जयशंकर के मुंह के सामने PTI का माइक है, ANI का माइक है, INS का माइक है, DD न्यूज का माइक है, और इन सारे लोगों ने चलाया। तो कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर सवाल करने शुरू किए, और कांग्रेस के लोगों ने भी कहा कि अगर ये PIB फैक्ट चेक कह रहा है कि ये गलत है, एस जयशंकर ने ऐसा नहीं बोला, तो ये क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्रिएट की हुई ये बाइट थी एस जयशंकर की? तो ये कहां से इसको क्रिएट कर दिया गया ये साउंड बाइट? तो क्या कहेंगे इस समय डॉक्टर पाशा कि ये इसको क्या कहा जाए, कि क्या अपने बड़बोलेपन में एस जयशंकर ऐसा कर गए, या फिर उनको समझ में ही नहीं आया, हो सकता है कि वो कहना कुछ और चाह रहे हो, कह कुछ और गए, क्या ये केस आपको लग रहा है? देखिए, दोबारा मैं दोहराता हूँ, ये स्ट्रेटेजिक अहंकार है, स्ट्रेटेजिक एरोगेंस है, एंड ही इज ट्राइंग टू रिगल हिमसेल्फ आउट। ये उनका वो पकड़े गए ये स्टेटमेंट से, और वो उससे बचना चाहते हैं या निकलना चाहते हैं,
जबकि डैमेज हो चुका था और सभी न्यूज़ एजेंसी से पता चल गए थे, उन्होंने यही कहा था बोल के। नहीं, तो लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं, जो उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पाकिस्तान को फ़ोन करके अगर कहा, तो ये बिल्कुल उसी के बराबर है कि आप अपनी एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अपने दुश्मन देश से शेयर कर रहे हैं। क्या ये वही चीज़ हो गई? जी, इससे तो साफ ज़ाहिर होता है कि वो खुलेआम बता रहे हैं कि हम आतंकी अड्डों पे मारेंगे, आपके मिलिट्री ठिकानों पे मारेंगे नहीं, आप चौकन्ना हो जाइए और महफूज़ रखिए अपने मिलिट्री ठिकाने और हमें आज़ादी दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे टेररिज़्म का, टेररिस्ट हाइडआउट्स का, वहाँ अटैक करेंगे बोल के। तो इससे ओपन सीक्रेट दुश्मन को और क्या हो सकती है? हुँ। आप अलर्ट कर रहे हैं दुश्मन को, हम मारने वाले हैं, आप मिलिट्री अड्डों पे नहीं, लेकिन महफूज क्या रखिए उनको बोल के। अलर्ट करना चाहिए था? सवाल ये है कि अगर उन्होंने फ़ोन करके ये बताया, तो क्या उनको नहीं, अलर्ट करना चाहिए था? नहीं, पहलगाम में मेरा जब ख्या 26 लोग मारे गए, आप अपने दुश्मन दोस्त को फ़ोन करके कह रहे हैं कि भाई हम आपके आतंकी हमलों पर अटैक करेंगे, आतंकी ठिकानों नहीं, पर। ये बताना नहीं चाहिए था इनको। किसने इनका कोई गला पकड़ के पूछ रहा था पाकिस्तान से कि आप बताइए क्या है आपका स्टैंड? उनको पता था कि हम हमला करने वाले हैं। चुपचाप अगर रहते तो अच्छी बात होती थी। प्रोफेसर पाशा उल्टा पाकिस्तान का जो मिनिस्टर था वो ज्यादा मैच्योर था। उसने ये बोला जब पहलगाम की घटना हुई और कुछ दिन बाद जब तक हम लोग सवाल कर रहे थे कि सरकार क्या करेगी, उस बीच में आपको याद होगा, आई थिंक आप भी शायद एक पैनल डिस्कशन में थे, जिसमें ये खबर आई कि पाकिस्तान का मिनिस्टर एक कह रहा है कि उसके पास ये इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है कि भारत कोई ना कोई मिलिट्री स्ट्राइक 24 से 36 घंटे में करेगा। आपको याद होगा, आप उस जी, कार्यक्रम में भी जी, थे। जी। इस पे तो काफ़ी बहस भी कर रहे थे हम लोग। हाँ, तो जब पाकिस्तान ये कह रहा था कि जब हमारे पास इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन है, और अब हमारे विदेश मंत्री ये कह रहे हैं कि हमने फोन करके कहा कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो ये क्या है ये? तो विदेश मंत्री से ही उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि भारत करने वाला है अब। अलर्ट मिल गया उनको और वो चौकन्ना हो गए। इनको क्या ज़रूरत थी कि ये सब बोलने की? ये चुपचाप बैठते अपने ऑफिस में और जो इनके निकम्मेपन से हमें इतने प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, उस पर ध्यान देते कि अगर हम करने वाले हैं, तो इसको कैसा डिप्लोमेसी से, स्ट्रैटेजी से हम फॉल आउट को कंटेन करें, हमारे दोस्तों के साथ या जो भी हैं, चीन के साथ वगैरह। उस स्ट्रैटेजी पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और जब वहां से क्लैरिफिकेशन मांगे अमेरिका से, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी वगैरह सब, तो हम तैयार ही नहीं थे क्योंकि हम बिजी थे ऑपरेशन सिंदूर में और कंटेन करने में, क्योंकि एस्केलेशन वो नौ नौ ठिकाने से मिलिट्री पे हो गया, ड्रोन्स आ गए, एयरफोर्स आ गई और सैटेलाइट इंफॉर्मेशन चाइना ने पूरा रियल टाइम में पाकिस्तान को दे दिया कि कौन से अड्डे से कितने भारतीय प्लेन जा रहे हैं वगैरह सब। तो ये मेजर मेजर लैप्स है गवर्नमेंट की तरफ से और मेरे ख्याल से इसमें दो राय कोई नहीं है। विदेश मंत्री जो है वो सेनाइल होते जा रहे हैं और वो मेरे ख्याल से ही हैज रन आउट ऑफ आइडियाज। उनके पास आइडियाज नहीं है अब आगे चलने की फॉरेन पॉलिसी को चलाने के लिए। नहीं, लेकिन प्रोफेसर पाशा, क्या इन्होंने प्रधानमंत्री को भी दिक्कत में डाल दिया है? भाई प्रधानमंत्री से हमने जैसा शुरू में भी कहा कि प्रधानमंत्री से आप हर चीज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपका प्रधानमंत्री हर कुछ करेगा। भाई वो कैबिनेट कमेटी और सिक्योरिटी भी कर लेगा, वो एनएसए से भी बात कर लेगा, वो डिप्लोमेसी भी हैंडल कर लेगा। और हम लोग हमेशा रोज ही सवाल पूछते हैं प्रधानमंत्री से, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में जब विदेश मंत्री की मैं ये साउंड बाइट देखती हूँ, तो हमें लगता है कि ये तो हमारे प्रधानमंत्री को इन्होंने फंसा दिया, विदेश मंत्री ने, जाने अनजाने कैसे भी। जी, इसमें कोई शक ही नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री का काम जो है बहुत सारे होते हैं। पार्टी का एग्जैक्टली। होता है, गवर्नमेंट का होता है, लॉ एंड ऑर्डर का, इंटेलिजेंस का, पूरी दुनिया के साथ वो झीलते रहते हैं, इतने सारे फाइल्स और इतने सारे इंफॉर्मेशन। तो वो विदेश मंत्री पे भरोसा करते हैं कि वो हमारे ट्रस्टेड मिनिस्टर हैं, उनको वो अच्छी तरह विदेश मंत्रालय संभालेंगे बोल के। लेकिन इन्होंने विदेश विदेश मंत्री डिप्लोमेसी को संभालने के बजाय ये सिक्योरिटी एरिया में आ गए, जो कोई इनका इलाका नहीं है। अगर डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं, पहले तो वो नहीं कहते थे, लेकिन इनको इस पे जाने की जरूरत ही नहीं थी। इनका एरिया ही नहीं है कि हम हमला करने वाले हैं बोल के। ये सिर्फ डिप्लोमेसी पे
फोकस करना चाहिए था, बल्कि ना कि ये सिक्योरिटी इश्यू पे और बोल के और प्रधानमंत्री को संकट में डाल दिया। और ये शुरुआत हुई और एंड हुआ अमेरिका के सीज फायर से। ये सभी शुरुआत और एंड तक जो है प्रधानमंत्री को संकट में डाल दिया है। ये मेरे ख्याल से अगर ये और विदेश मंत्री रहे तो और मुश्किलात होंगे और प्रधानमंत्री को सर का दर्द हो जाएगा। और जो हम सर का दर्द जो झेल रहे हैं, जो मालदीव से लेके श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल और जो गाजा पे और दूसरे अन्य हॉटस्पॉट से लेके, ये इनके पास कोई आइडिया ही नहीं है। ये सिर्फ एक पॉइंट जानते हैं हमारे विदेश मंत्री की, अमेरिका के साथ अच्छी से अच्छी दोस्ती होना। अमेरिका ही हमारा दोस्त है और वही हमको बचा सकता है, मदद कर सकता है और सब कुछ कर सकता है। चीन हमारा दुश्मन है और रूस के साथ हमको ब्रिक्स के साथ एक्टिव नहीं रहना है और अमेरिका से हथियार खरीदना है और वगैरह वगैरह बोल के ये कंप्लीटली वन साइडेड हो गए हैं। इनकी बैलेंस थिंकिंग ही नहीं है, जो कि हमारे 70-75 सालों से है कि हमारे ट्रस्टेड फ्रेंड्स जो हैं, जैसा रूस है और दूसरे देश हैं, उन पे हमको निर्भर करना चाहिए। देखिए हमारे साथ कौन आया ये ऑपरेशन सिंदूर में? सिर्फ इजराइल आया और तालिबान आए। तालिबान को हम अभी तक रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं। तो हम जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को कंडेम कर रहे थे 25 सालों से, वो हमारे दोस्त बन के उभर रहे हैं और हमारे लोग उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो हम अलग थलग हो गए इनके विदेश मंत्री की दुख भरी पॉलिसी से। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। मेरे ख्याल से जो भी लोग कहते आ रहे हैं विदेश मंत्री के लायक नहीं है, मेरे ख्याल से वो जायज है और प्रधानमंत्री को गहराई से विचार करना होगा कि ये अगर और लगे रहते हैं इस पद पे और अमेरिका के साथ झुकाव और उनके दबाव में आके हमारी नीति उनकी तरफ हो जाती है और रूस से कमजोर होते हैं हमारे रिश्ते और ब्रिक्स से कमजोर होते हैं रिश्ते और हमारे अड़ोस पड़ोस में जो हैं जो नाराज हैं, वो नाराजगी चाइना एक्सप्लॉइट करता है। इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे और प्रधानमंत्री को और आगे चल के मुश्किलात और कठिनाइयां सवाल खड़े होंगे, जिससे कि मुश्किल होगा हमारी विदेश नीति। एक आखिरी सवाल सर कि इस समय बीजेपी बहुत ज्यादा वेट उनको दे रही है, शशि थरूर को। मल्टी पार्टी डेलीगेशन में जा रहे हैं मोदी जी, उनको बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं समय शशि थरूर के लिए। हो सकता है कि एस जयशंकर से वो डायरेक्टली ये बात ना कह पाए, क्योंकि बड़े अरमानों से, बहुत उम्मीदों से उनको लाया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि मल्टी पार्टी डेलीगेशन से जब थरूर साहब वापस आएंगे, कैबिनेट रिशफल की भी बात अनकन्फर्म तरीके से सुनाई पड़ रही है। अब वो कब होगा एग्जैक्टली ये नहीं पता। तो क्या विदेश मंत्री को हटाकर एस जयशंकर की जगह क्या थरूर आ सकते हैं? देखिए ये जो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का है, बहुत अच्छा बढ़िया इनिशिएटिव है और हमारे जो एमपीस हैं क्रॉस पार्टी अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स भी जा रहे हैं। मुझे याद आ रहा है जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और नरसिम्हा राव और दूसरे मिनिस्टर्स थे, तो वो बीजेपी वालों को भी इन्वॉल्व करते थे, कांग्रेस वालों को भी इन्वॉल्व करते थे। ये बहुत अच्छी बात है। ऑल पार्टी डेलीगेशन पूरी दुनिया में जाके हमारा पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बताता है कि प्रधानमंत्री जयशंकर के मिनिस्ट्री से खुश नहीं है। उनका कॉन्फिडेंस कम होता जा रहा है, क्योंकि ये विदेश मंत्री इस विदेश मामलों में अच्छी तरह संभाल नहीं रहे हैं। जो हमें करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं और असफल रहे हैं और हमारा आइसोलेशन बढ़ता जा रहा है। हमारे करीबी दोस्त भी हमें क्रिटिसाइज कर रहे हैं और यूरोपियन देश भी हमारे से नाराज होते जा रहे हैं बोल के। ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। मेरे ख्याल से अगर कोई सेल्फ रेस्पेक्टिंग पर्सन होता तो वो कभी का रिजाइन कर देता। लेकिन जयशंकर ऐसे करने वाले नहीं है मेरे ख्याल से। जब तक उनको कुर्सी से हटाए नहीं जाएगा, वो हटेंगे नहीं।
चलिए, तो देखना होगा कि विदेश मंत्री का क्या होता है और वो इस्तीफा देते हैं नहीं देते, लेकिन उन्होंने मोदी जी को और पूरी सरकार को काफी मुश्किल में खड़ा कर दिया है और लोग सवाल यही कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ऐसा किया, लेकिन कम से कम वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने खुद कहा कि भाई मैंने तो पाकिस्तान को बताया कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करने वाले हैं। क्या किसी विदेश मंत्री को ये काम करना चाहिए था? यही मुख्य सवाल है और इसी के आधार पर लोग कह रहे हैं कि भाई क्या आपने सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक कर दी? क्या आपने देशद्रोह किया? क्या आपके पास कितना नैतिक बल है कि आपको इस कुर्सी पर बैठना चाहिए? तो अगर आपने ये स्ट्रैटेजिक ब्लंडर्स किए हैं, तो आपको क्या इस कुर्सी पर कंटिन्यू करना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर पाशा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।